के बारे में सोचते हैं। आज से करीब 2000 साल पहले रोम का एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार था प्लिनी द एल्डर। बहुत बड़ा नाम है। हाँ, तो प्लिनी अपने कमरे में बैठा है और गुस्से से कांप रहा है। वो अपने दस्तावेजों में शिकायत दर्ज कर रहा है कि रोम का खजाना तेजी से खाली हो रहा है और उनका पूरा साम्राज्य कंगाली की कगार पर है। और इसके पीछे कोई युद्ध या हमला नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इसका कारण थी रोम के रईसों की एक लत। मतलब भारत से आने वाले मलमल के कपड़े, मोती और मसाले। प्लिनी को इस बात से सख्त नफरत थी कि रोम का सारा सोना इन विलासिता की चीजों के बदले भारत जा रहा है। ये वाकई एक ऐसा ऐतिहासिक दृश्य है जो हमें अक्सर चौंका देता है। मतलब जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में राजाओं की वंशावली या सिर्फ युद्धों की तारीखें आती हैं। हाँ, वही सूखी किताबें। सही कहा। लेकिन प्लिनी का वो गुस्सा हमें बताता है कि प्राचीन दुनिया असल में कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। आज हम डॉक्टर आशुतोष द्वारा संकलित किए गए कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतों और शोध सामग्री पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और इन स्रोतों से ये एकदम साफ हो जाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है। ये असल में ग्लोबल सप्लाई चेन, कूटनीति और प्रकृति के मिजाज की कहानी है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन अध्ययन का हमारा मुख्य मिशन भी यही है। हम उन कड़ियों को जोड़ने वाले हैं जो अक्सर इतिहास के अलग-अलग अध्यायों में बिखरी पड़ी रहती हैं। हम समझेंगे कि कैसे मध्य एशिया के बर्फीले पहाड़ों से निकलने वाला सोना, चीन के सम्राटों की पॉलिटिकल ब्रांडिंग और मानसूनी हवाओं पर सवार होकर रोम से आने वाले व्यापारी, ये सब प्राचीन भारत के एक नए आकार लेते समाज से जुड़े हुए थे। तो अगर हम मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त साम्राज्य की शुरुआत तक के सफर को डिकोड करें तो ये एक बहुत बड़े ट्रांजिशन या बदलाव का दौर था। मतलब पुराने साम्राज्य टूट रहे थे बिल्कुल। और सत्ता के नए केंद्र उभर रहे थे। बिल्कुल। जब मौर्य साम्राज्य जैसा एक विशाल और केंद्रीकृत ढांचा ढहता है तो एक खालीपन आ जाता है, और उस खालीपन को भरने के लिए उत्तर पश्चिम से शक और कुषाण जैसी नई शक्तियां भारत में प्रवेश करती हैं। हाँ। डॉक्टर आशुतोष के स्रोतों से ये बहुत स्पष्ट होता है कि ये बाहरी शक्तियां सिर्फ अपनी सेनाएं लेकर नहीं आई, वो अपने साथ नई तकनीकें और एक बिल्कुल नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आईं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्रोतों में एक बहुत ही रोचक जिक्र है कुषाण काल में पक्की ईंटों के कुओं का निर्माण शुरू होना। हाँ। पहली बार सुनने में शायद किसी को लगे कि ठीक है, कुएं ही तो हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो बहुत गहरा है। सही पकड़ा आपने। देखो, इसे इस नजरिए से समझना होगा, जब तक कोई समाज पानी के लिए सिर्फ नदियों पर निर्भर है तब तक बस्तियों का दायरा बहुत सीमित रहता है। हाँ, क्योंकि नदियां तो रास्ता बदलती है। बिल्कुल। नदियां सूख जाती हैं या बाढ़ आती हैं, लेकिन पक्की ईंटों के कुएं तकनीक का एक ऐसा चमत्कार थे जिसने भूजल को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करना सिखाया। मतलब पक्की ईंटों का फायदा ये था कि कुआं धंसेगा नहीं। हाँ, और पानी साफ रहेगा। इसके कारण हुआ ये कि बस्तियां नदियों से दूर भी बसने लगीं, कृषि का पूरे साल होना संभव हो गया और शहरीकरण को एक जबरदस्त रफ्तार मिली। यानी पानी के प्रबंधन ने सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को स्थिर कर दिया। क्या बात है। और इसके साथ ही युद्ध की तकनीक में भी एक बड़ी क्रांति आई है ना? हाँ, स्रोतों के अनुसार शक और कुषाणों ने भारतीय अश्वसेना यानी कैवलरी को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। क्योंकि वो लोग मध्य एशिया के मैदानी इलाकों से आए थे। एकदम सही। वहां घोड़ों पर सवारी करना उनके जीवन का आधार था। लगाम, जीन और घुड़सवारी के जो नए उपकरण वो लाए, उन्होंने भारतीय युद्ध कौशल को हमेशा के लिए बदल दिया। और युद्ध और अर्थव्यवस्था का ये जो तालमेल है, ये कुषाणों की एक और बड़ी उपलब्धि में दिखता है, उनके सिक्के। सोने के सिक्के। हाँ, कुषाण शासकों ने भारत में भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। और ये कोई साधारण सोना नहीं था। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आशुतोष द्वारा संकलित शोध बताते हैं कि ये सोना मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से मंगवाया जाता था। अल्ताई पहाड़? मतलब जो आज रूस, चीन और कजाकिस्तान की सीमाओं पर है। हाँ, वहीं से सोने का खनन होता था। यार, ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर बर्फ से ढके पहाड़ों से सोना निकाला जा रहा है। और वो सिल्क रूट के खतरनाक रास्तों से होकर आ रहा है। हाँ, अलग अलग व्यापारिक चौकियों से होते हुए भारत के उत्तरी हिस्सों में पहुंच रहा है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि कुषाण राजा अपने चेहरे वाले सिक्के ढाल सके। यही तो प्राचीन काल के ग्लोबलाइजेशन का सबसे सटीक उदाहरण है। और सिर्फ धातु ही नहीं आ रही थी, विचारों का भी वैश्वीकरण हो रहा था। राजनीतिक विचारों का। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आती है उस दौर की पॉलिटिकल ब्रांडिंग। मतलब आज के समय में हर बड़ा नेता अपनी एक छवि बनाता है,
कुषाण राजाओं ने भी अपनी वैधता स्थापित करने के लिए देवपुत्र की उपाधि धारण की। देवपुत्र यानी देवताओं का पुत्र? हाँ, इसका सीधा सा मतलब था कि मैं सिर्फ एक इंसान या सेनापति नहीं हूँ, मैं देवताओं का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? क्या? कुषाणों ने ये तरकीब चीन के सम्राटों से सीखी थी, जो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। अरे वाह, तो ये आइडिया वहां से आया? हाँ, इस रणनीति के पीछे एक बहुत ही स्पष्ट मनोविज्ञान काम कर रहा था। देखो, जब कोई बाहरी शासक किसी नए भूभाग पर कब्जा करता है तो स्थानीय जनता के मन में उसे लेकर संदेह होता है। स्वाभाविक है, विरोध तो होगा ही। बिल्कुल। सेना के बल पर आप जमीन जीत सकते हैं, लेकिन लोगों की निष्ठा नहीं जीत सकते। देवता के सिद्धांत ने उन्हें वो निष्ठा दी। क्योंकि अगर राजा खुद को भगवान का अंश घोषित कर दे तो उसके खिलाफ विद्रोह करने का मतलब है सीधे भगवान को चुनौती देना। बिल्कुल। प्राचीन दुनिया में धर्म और राजनीति का ये सबसे शक्तिशाली गठजोड़ था। लेकिन जब ऊपर राजनीति में ये सब चल रहा था तो नीचे समाज में भी गहरी उथल-पुथल मची थी। डॉक्टर आशुतोष के दस्तावेजों में एक बहुत ही गंभीर तथ्य उभर कर आता है। बाल विवाह वाला पॉइंट। हाँ, इसी कुषाण काल के आसपास भारत में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। अब मैं यहाँ थोड़ा उलझन में हूँ। बताइए। क्या बाल विवाह जैसी प्रथा का अचानक शुरू होना किसी बाहरी आक्रमण के डर से उपजी सामाजिक असुरक्षा थी, या फिर समाज के भीतर किसी तरह का संरचनात्मक बदलाव हो रहा था? ये एक बहुत ही जटिल विषय है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी समाज पर लगातार बाहरी आक्रमण होते हैं और सत्ता तेजी से बदलती है तो एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। एक डर का माहौल बन जाता है। हाँ, ऐसे में समाज का एक बड़ा वर्ग असुरक्षा की भावना से घिर जाता है। फिर समाज अपनी परंपराओं को बचाने के नाम पर और विशेषकर महिलाओं को सुरक्षित करने के नाम पर बहुत रूढ़िवादी नियम बनाने लगता है। तो मतलब ये एक डिफेंस मैकेनिज्म था? हाँ, हालांकि स्रोत सीधे तौर पर किसी एक कारण पर मोहर नहीं लगाते, लेकिन यह स्पष्ट है कि बाल विवाह की शुरुआत एक रक्षात्मक सामाजिक प्रतिक्रिया थी। पितृसत्तात्मक समाज ने लड़कियों के विवाह की उम्र कम कर दी ताकि उन्हें कम उम्र में ही किसी पुरुष के संरक्षण में भेजा जा सके। बिल्कुल, और समाज के तथाकथित सम्मान की रक्षा हो सके। ये दिखाता है कि कैसे भू राजनीति का असर सीधे आम इंसान की निजी जिंदगी पर पड़ता है। सही कहा। खैर, अगर हम अर्थव्यवस्था पर वापस आएं, तो इस उथल-पुथल के बीच कुछ शहर ऐसे थे जो अपनी एक अलग ही कहानी लिख रहे थे। जैसे उज्जैन। हाँ, उज्जैन। कुषाण और शक काल में उज्जैन एक जबरदस्त कमर्शियल हब बन गया, और इसका कारण कोई राजा नहीं था, बल्कि उज्जैन का भूगोल था। बिल्कुल। वहां बहने वाली क्षिप्रा नदी, वहां से गोमेद और इंद्रगोप जैसे कीमती पत्थर भारी मात्रा में मिलते थे। यहाँ उन पत्थरों को थोड़ा समझना जरूरी है। गोमेद, जिसे अंग्रेजी में आगेट या ऑनिक्स कहा जाता है, और इंद्रगोप, जो एक प्रकार का विशेष लाल रंग का रत्न होता था जिसका उपयोग प्राचीन काल में शाही सजावट के लिए होता था। इनकी पूरी दुनिया में भारी मांग थी। मतलब क्षिप्रा नदी उस समय की एक प्राकृतिक फैक्ट्री थी जो सीधे रत्न उगल रही थी। एकदम सटीक बात कही आपने। प्रकृति ने उज्जैन को एक ऐसा कच्चा माल दिया था जिसे तराशने और निर्यात करने के लिए एक पूरा उद्योग खड़ा हो गया। भूगोल ने उस शहर की नियति तय कर दी थी। तो अब उत्तर भारत की तस्वीर थोड़ी साफ हो गई है। मध्य एशिया से सोना आ रहा है, चीन से शासकों की उपाधियां आ रही हैं, समाज ने रूढ़िवादी नियम बना रहा है और नदियां अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा जंप लेते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जब ये सब चल रहा था, उस समय सुदूर दक्षिण में एक ऐसा बौद्धिक और आर्थिक साम्राज्य बन रहा था जिसने उस रोमन इतिहासकार प्लिनी की नींद उड़ा रखी थी। चेर, चोल और पांड्य राजाओं का साम्राज्य। हाँ, हम बात कर रहे हैं संगम काल की। संगम का अर्थ ही है एक सभा या कवियों और विद्वानों का महासम्मेलन। डॉक्टर आशुतोष के स्रोतों के अनुसार ये सम्मेलन पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए जाते थे, जहां दूर दूर से कवि आते थे। हाँ, और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। इन सम्मेलनों में जो साहित्य रचा गया वो दक्षिण भारत के इतिहास को समझने का सबसे बड़ा दरवाजा है। ये साहित्य 9 मुख्य खंडों में बंटा हुआ है ना? हाँ। लेकिन जब मैं इन स्रोतों में संगम काल के शुरुआती इतिहास को पढ़ रही थी तो मुझे कुछ बातें बहुत ही अजीब लगी। मतलब मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। अच्छा, क्या लगा आपको? स्रोतों में दावा किया गया है कि पहला संगम 4440 वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ था और इसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे।
और सबसे चौंकाने वाली बात, वो पूरा का पूरा शहर समुद्र में विलीन हो गया। हाँ, ऐसा उल्लेख है। फिर दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व कपाटपुरम नाम के शहर में हुआ और कुछ सदियों बाद वो शहर भी समुद्र में डूब गया। वहां से सिर्फ तोल्कापियम नाम का एक व्याकरण ग्रंथ बचा। सही है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हजारों साल पहले के ये सम्मेलन और समुद्र में डूबे दो शहरों की कहानी सिर्फ कवियों का गढ़ा हुआ एक मिथक है? एक जायज सवाल है। मतलब क्या वे अपनी भाषा को और प्राचीन दिखाने के लिए सब लिख रहे थे, या क्या वाकई इसमें प्राचीन जलवायु परिवर्तन का कोई ऐतिहासिक सबूत छिपा है? ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है। प्राचीन ग्रंथों में समय की गणना अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ा के की जाती थी, ताकि किसी परंपरा को दैवीय दर्जा दिया जा सके, राइट? बिल्कुल। 4400 या 3700 वर्षों के आंकड़े ऐतिहासिक कसौटी पर भले ही सटीक न उतरें, लेकिन जहां तक समुद्र में डूबने की बात है, वो पूरी तरह से कोरी कल्पना नहीं है। तो क्या सच में वे शहर लहरों के नीचे समा गए थे? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दक्षिण भारत का जो तटीय भूगोल है, वो भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय रहा है। अच्छा। दुनिया भर में समुद्र के जल स्तर में ऐतिहासिक वृद्धि और भयंकर सुनामी के प्रमाण मिलते हैं, जिन्होंने कई तटीय बस्तियों को निगल लिया। तो हो सकता है कि उन प्राचीन तटीय शहरों का विनाश इन कवियों की कहानियों में दर्ज हो गया हो। बिल्कुल, एक सामूहिक स्मृति के रूप में। लेकिन यहाँ जो सबसे ठोस सबूत है, वो है तोल्कापियम, जो दूसरे संगम से बचा हुआ एकमात्र ग्रंथ है। हाँ, तोल्कापियम तमिल भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ है। और देखो, व्याकरण कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात या शून्य से पैदा हो जाए। सही बात है, भाषा को विकसित होने में सदियां लगती हैं। एग्जैक्टली। अगर 2000 या 2500 साल पहले कोई इतना जटिल और वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ लिख रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उस भाषा में उससे कई सदियों पहले से एक गहरी बौद्धिक परंपरा रही होगी। इसलिए भले ही हम डूबे हुए शहरों की कहानियों को कुछ देर के लिए मिथक मान लें, वो बचावा ग्रंथ खुद इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वो सभ्यता बौद्धिक रूप से कितनी उन्नत थी। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार और पहली तमिल पुस्तक अगत्यम का प्रणेता माना जाता है। हाँ, ये तथ्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के गहरे सांस्कृतिक आदान प्रदान की ओर इशारा करता है। मतलब भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद वे एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। बिल्कुल। इसके बाद जो तीसरा संगम हुआ, वो 1850 वर्ष पूर्व मौजूदा मदुरा शहर में हुआ था। इसके अध्यक्ष नकीरर थे और यहाँ 8 संग्रह ग्रंथ संकलित हुए, जिन्हें एत्तु तोगई कहा जाता है। और इन कवियों की सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? क्या? वे सिर्फ राजाओं की स्तुति नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने समाज का जो एक्सरे विजन हमें दिया है, वो बहुत ही जमीनी है। हाँ, मैंने पढ़ा। संगम युग के समाज में वर्ण व्यवस्था वैसी नहीं थी जैसी उत्तर भारत में थी। बिल्कुल नहीं। यहाँ वर्ग मुख्य रूप से काम के आधार पर बंटे हुए थे। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रतिष्ठित था, लेकिन दूसरे नंबर पर वेल्लार वर्ग था, जिनका मुख्य काम कृषि था। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक समाज जो पूरी तरह से कृषि और व्यापार पर निर्भर था, वहाँ जमीन जोतने वाले वेल्लार वर्ग को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। और जो निचले तबके के लोग थे, उनके काम का भी बहुत स्पष्ट विवरण है। जैसे पुलयन। हाँ, पुलयन जो रस्सी और पशु चर्म से चारपाई या चटाई बनाने वाले दस्तकार थे। फिर एनियर जो शिकारियों की जाति थी, और मलवर जिन्हें साहित्य में लूटपाट करने वाली जाति के रूप में दर्ज किया गया है। और व्यापारी वर्ग के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग हुआ है। और मुझे सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ महिलाओं की भूमिका पर भी बहुत स्पष्ट रोशनी डाली गई है। हाँ, खासकर कर्डेसियर महिलाओं पर। बिल्कुल। समाज के निचले वर्ग की महिलाएं मुख्य रूप से खेतों में काम करती थीं, जिन्हें कडेसियर कहा गया है। ये हमें इतिहास का वो पहलू दिखाता है जो अक्सर छिप जाता है। सही कहा। इतिहास केवल उन लोगों का नहीं है जो दरबारों में बैठकर नीतियां बना रहे थे, बल्कि उन कडेसियर महिलाओं का भी है जो चिलचिलाती धूप में धान की रोपाई कर रही थी। क्योंकि चावल ही उस समाज का मुख्य भोजन था और उसी पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी थी। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो संगमकालीन अर्थव्यवस्था सिर्फ धान के खेतों तक सीमित नहीं थी। वे दुनिया के साथ जो व्यापारिक खेल खेल रहे थे, वो सचमुच अकल्पनीय है। और यहीं पर हमारी कहानी फिर से प्लिनी के गुस्से से जुड़ती है। हाँ, पुडुचेरी के पास अरीकमेडू नाम का एक विशाल चोल बंदरगाह था, जहां से रोम के साथ सीधा व्यापार होता था। और इसके सबूत बहुत पुख्ता हैं। बिल्कुल। 1945 में
जब मॉर्टिमर व्हीलर नाम के एक पुरातत्वविद ने वहां खुदाई की तो उन्हें कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी विशाल रोमन बस्ती के अवशेष मिले। और एक मेडू के अवशेष में बताते हैं कि रोम के व्यापारी केवल अपने जहाज लेकर आते और लौट नहीं जाते थे, वे बाकायदा भारत में अपनी कॉलोनियां बसा रहे थे, वेयर हाउस बना रहे थे। हाँ, और एक मेडू एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था जहां मलमल, शीशे के मोती और कीमती पत्थरों को तराशा जाता था और फिर उन्हें सीधे रोमन साम्राज्य को निर्यात किया जाता था, जिसके बदले रोम के लोग भारी मात्रा में सोने के सिक्के देते थे। और इस ग्लोबल सप्लाई चेन को सुपरफास्ट बनाने के पीछे एक बहुत ही गजब की वैज्ञानिक खोज थी जो स्रोतों में दर्ज है। हाँ, संगम काल के दौरान ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं की मदद से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोज ली। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मैं जब इसे समझने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ये किसी आधुनिक वीडियो गेम के चीट कोड जैसा लगता है, मतलब जिसने अचानक से पूरी दुनिया के व्यापार को अनलॉक कर दिया। ये वाकई एक गेम चेंजर था। देखो, मानसूनी हवाओं के काम करने के तरीके को समझना होगा। हिप्पोलस की खोज से पहले व्यापारिक जहाज हमेशा समुद्र तट के किनारे किनारे चलते थे। मतलब तट से लगकर? हाँ, वे अरब के तटों से होते हुए फारस की खाड़ी के किनारे किनारे मकरान तट से होकर भारत पहुंचते थे। ये रास्ता बहुत धीमा था, इसमें कई महीने लगते थे। और समुद्री लुटेरों का भी तो डर रहता होगा। बिल्कुल, सबसे बुरी बात यही थी कि वो रास्ता समुद्री लुटेरों से भरा हुआ था। तो हिप्पोलस ने क्या अलग किया? हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के मौसमी बदलाव या रिवर्सल के पैटर्न को डिकोड कर लिया। उसने समझ लिया कि गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं अरब सागर के बीच से होकर सीधे भारत के पश्चिमी तट की ओर बहती हैं और सर्दियों में उत्तर पूर्व हवाएं वापस उसी रास्ते से लौटती हैं। तो इसका मतलब था कि अब जहाजों को तटों के किनारे रेंगने की जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली। वे अपनी पाल खोलकर हवा के बहाव के साथ सीधे खुले समुद्र को पार कर सकते थे। ओहो, जो यात्रा पहले महीनों लेती थी वो अब 40 दिनों में पूरी होने लगी। समय बचा, लुटेरों से बचाव हुआ और व्यापार कई गुना बढ़ गया। मतलब सोचिए, एक मौसमी हवा के पैटर्न ने 2 महाद्वीपों की अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया। कमाल की बात है। और इसी दौरान जहां दक्षिण भारत अपने प्राचीन देवता मुरुगन की पूजा कर रहा था, जिन्हें बाद में सुब्रमण्य कहा गया, और रोम के साथ व्यापार के चरम पर था, ठीक उसी समय उत्तर भारत की राजनीति में एक ऐसा मोहरा चला जा रहा था जो आगे चलकर एक स्वर्ण युग की नींव रखने वाला था। अब हम गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य